नमस्कार दोस्तों, सिर्फ पब्लिक स्कूल अरुआ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारी लेटेस्ट और न्यू वीडियो पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। देखिए, हमारा पार्ट 1 चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और पार्ट 1 की हम एक वीडियो बनाकर आपके लिए दे चुके हैं। आज हम अगला पॉइंट लेकर के दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, और दूसरी वीडियो में आज आपके लिए पढ़ाएंगे हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। देखिए दोस्तों, हिट और ट्रायल विधि को अनुमान विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहते हैं दोस्तों? अनुमान विधि। पेपर में यदि आपके लिए कोई समीकरण दी हुई है और वहां पर आपने लिख रखा है कि इस समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि के द्वारा संतुलित कीजिए, तो आपको इस तरीके से संतुलित करनी है। समीकरण आपके लिए दे रखी है Fe प्लस H2O बनता है Fe3O4 प्लस H2। ये समीकरण आपको हिट और ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित करनी है। देखिए, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा इस समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं तो यह समीकरण कुल मिलाकर के 7 चरणों में 7 स्टेप्स में पूर्ण होती है। 7 चरणों में किस प्रकार से पूर्ण होती है, आपको प्रत्येक चरण ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझते हुए चलना है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट या चरण फर्स्ट। देखिए, पहले चरण में क्या करना है कि जो भी आपके लिए रासायनिक समीकरण दी हुई है, उस रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व दे रखे हैं, यौगिक दे रखे हैं, या फिर जो अभिकारक और जो उत्पाद तत्व दे रखे हैं, उन सभी को चौखाने में बंद करना है। इस तरीके से सभी अभिकारक तत्वों को और सभी उत्पाद तत्वों को किस में बंद करना है? चौखाने में बंद करना है। और इस चौखाने में बंद करने के पश्चात आपको इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। दोबारा सुने, पहला स्टेप, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले प्रथम चरण में हमें समीकरण में दिए प्रत्येक तत्व को या प्रत्येक यौगिक को चौखाने में क्या करना है? बंद करना है। दूसरा स्टेप्स क्या करते हैं? दूसरे चरण में चल कर के हम उस रासायनिक समीकरण में दिए हुए प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या की सारणी बनाते हैं। क्या करना है दोस्तों कि जो भी समीकरण में तत्व दे रखे हैं, उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सारणी बनानी है। उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या देखनी है कि अभिकारक तत्वों में कितनी है, उत्पाद तत्वों में कितनी है। तो चलिए सारणी बनाते हैं। तीन कॉलम यहां पर बनाते हैं इसके। पहला आता है तत्व, दूसरा आता है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, और एक आता है अपना उत्पादों में परमाणु की संख्या। उत्पाद में परमाणु की संख्या। तत्व कौन कौन से देखते हैं? Fe, H और एक आपके पास में O। तीन तत्व यहां पर FeHO, FeHO, यहां पर वही तीन है FeOH। तीनों समान होते हैं। जो तत्व अभिकारकों में पाए जाते हैं वही तत्व उत्पादों में भी पाए जाते हैं। चलिए, अभिकारकों में Fe की परमाणु संख्या कितनी है? देखिए, अकेला है Fe, तो यहां पर केवल लिखेंगे 1। यहाँ पर Fe कितने परमाणु लिखे हुए? नीचे Fe3 लिखा हुआ है, तो Fe कितने लिखेंगे? यहाँ पर अपन 3 लिखते हैं। H के यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं तो 2 लिखते हैं। यहाँ पर चलते हैं, H कितने हैं? 2, तो यहाँ पर भी 2 लिखते हैं। इधर चलते हैं, O के यहाँ पर कितने अभिकारकों में? 1 परमाणु है, जबकि यहाँ पर O के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु। यहाँ पर हमारे 2 चरण पूरे हो जाते हैं। पहले चरण में चौखाना करते हैं, दूसरे चरण में तत्वों के परमाणु की संख्या की सारणी बनाते हैं कि अभिकारकों में परमाणु कितने हैं, उत्पादों में परमाणु कितने हैं।
2 चरण हमारे पूर्ण हो चुके हैं। तीसरे चरण में हमें क्या करना होता है, स्टेप 3। तीसरे चरण के अंतर्गत हमें तीनों तत्वों के परमाणु की संख्या को देख करके यह निर्धारण करते हैं कि किस तत्व के परमाणु की संख्या अधिक है, और उस अधिक वाले परमाणु को लेकर के चलते हैं और समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हम देखते हैं कि समीकरण देखने पर सबसे अधिक तत्वों के परमाणु संख्या कितनी दिखाई दे रही है, हमारे लिए ऑक्सीजन परमाणु दिखाई दे रही है। इसलिए तीसरे चरण में ऑक्सीजन परमाणु का चयन करते हुए आगे बढ़ते हैं और समीकरण को संतुलित करते हैं। किस प्रकार समीकरण को संतुलित करते हैं, तो यहां पर भी हम इसके लिए एक सारणी तैयार करते हैं। तीसरे चरण में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए हम एक क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। चलिए सारणी बनाते हैं स्टेप 3 में। वही 3 कॉलम बनाते हैं यहां पर भी। यहां पर लिखते हैं ऑक्सीजन परमाणु के लिए कौन सा परमाणु ले रहे हैं यहां पर, ऑक्सीजन। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु के लिए इस कॉलम में अभिकारकों में, और एक कंडीशन है अपनी उत्पादों में। एक स्थिति है प्रारंभ की जो दी हुई है प्रारंभ में, और एक है संतुलित अवस्था में। संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में देखिए प्रारंभ में क्या कंडीशन है, प्रारंभ में एक परमाणु है अभिकारकों में, लिख दी यहां पर एक परमाणु। अब ये एक परमाणु कहां पर है, H2O के अंतर्गत है। O है कहां पर है, H2O में, तो यहां पर लगा देते हैं हम कोष्टक में H2O। उत्पादों में कितने हैं, 4, तो 4 लिखते हैं यहां पर। कहां पर है 4, Fe3O4 में, तो कोष्टक में लिखेंगे Fe3O4। एक परमाणु कहां पर है, H2O में है, H2O लिख दिया। 4 परमाणु किस में है, Fe3O4 में, ऑक्सीजन के 4, तो यहां पर ये लिख दिया। अब देखिए हमें इसको संतुलित करना है, तो संतुलित की अवस्था में यहां पर एक के स्थान पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अर्थात इनकी संख्या और इनकी संख्या सेम होनी चाहिए। यहां पर 4 है तो यहां पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसके लिए 4 कब होगा, जब हम इस 1 का गुणा कितने से करेंगे, 4 से। इस 1 का गुणा कितने से करेंगे, 4 तो करेंगे, यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये 4 का गुणा हमने किस में किया है, H2O के आगे किया है। वहां पर ऑलरेडी पहले से 4 हैं, तो लिख देते हैं यहां पर 4 Fe3O4। अब देखिए हमने यहाँ पर 4 का गुणा किया है, किससे किया है, H2O से किया है। तो समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए Fe चौखाने बंद प्लस H2O, ये भी चौखाने बंद करते हैं, बनता है Fe3O4 प्लस H2। देखिए H2O के आगे 4 लगाया है, तो हम इस चौखाने में बिना परिवर्तन किए हुए इस 4 को चौखाने के बाहर रख देते हैं। इस चौखाने के बाहर किस रख देते हैं, 4 रख देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इस H2O के आगे O की संख्या कितनी हो गई, 4, और यहाँ पर O की संख्या कितनी है, 4। लेकिन अभी से हमारा समीकरण संतुलित नहीं हुआ है। अभी से हमारा समीकरण कैसे संतुलित है, आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण। इसलिए इस समीकरण के यहाँ पर नीचे लिख देते हैं कि आंशिक रूप से संतुलित, आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण। आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों लिखा है, क्योंकि हमने अभी से केवल एक O परमाणु को यहां पर संतुलित किया है। अभी से Fe और H दोनों परमाणु यहां पर असंतुलित अवस्था में हैं। इसलिए अगले चरण में स्टेप्स 4 में हम आगे बढ़ते हैं, और 2 परमाणु कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास Fe और एक है हमारे पास कौन सा, H। इन दोनों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु का चयन करते हुए आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, देखिए वही सारणी दोबारा तैयार करनी है हमारे लिए।
देखिए समीकरण पोजीशन हमारे पास इस समय यह है, Fe प्लस 4H2 बनता है Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर देख लीजिए Fe के परमाणु कितने हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितने हैं 3, जबकि यहाँ पर H के परमाणु कितने हैं 4 दूनी 8 और यहाँ पर H कितने हैं 2। तो इस समय Fe और H इन दोनों में से किसकी संख्या सबसे अधिक असंतुलित है, हाइड्रोजन परमाणु की। तो दूसरे चैप्टर में या दूसरे चरण में हम किसको लेते हैं, H परमाणु को लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं H परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए, वही अभिकारकों में और उधर उत्पादों में। नीचे प्रारंभ में और नीचे संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में। देखिए प्रारंभ में अभिकारकों में H परमाणु कहाँ पर है, H2O में है और H2O में संख्या कितनी है 8। कितनी है H2O में संख्या 8 है, जबकि उत्पादों में कहाँ पर है H2 के अंतर्गत है और इसकी संख्या कितनी है 2। कितनी है संख्या 2, वहाँ पर 8 और यहाँ पर कितनी है 2 है। यदि संतुलित की अवस्था में देखें ये तो 8 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 8 कब होंगे, जब इस 2 का गुणा किसने से करेंगे 4 से करेंगे। तो चौके 8, तो 8 हो गया। अब 4 का गुणा हमने किससे के आगे किया है, H2 के आगे किया, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं H2। जैसा हमने यहाँ पर बढ़ाया उसी प्रकार समीकरण को पुनः लिखते हैं, Fe प्लस H2O बनता है Fe3O4 प्लस H2। चौखाने बंद कीजिए। इसके आगे हम 4 पहले लगा चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए 2 का गुणा हमने किससे किया, 4 से किया है। किसका किया, H2 के आगे, यहाँ पर कितना लगा देंगे अपन 4 लगा दिया। तो हमने देखिए तीसरे चरण में वो परमाणु संतुलित किया, चौथे चरण में स्टेज 4 में हमने किसको किया संतुलित, H परमाणु को। अभी भी हमारे पास 3 तत्वों में से एक तत्व अभी भी रह जाता है, वो है आपका Fe। कौन सा रहता है, Fe परमाणु रह जाता है। तो अगले चरण में अभी भी ये समीकरण कैसी है, आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण। इसलिए अगले चरण में हम किस परमाणु को लेकर बढ़ते हैं, Fe परमाणु को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए Fe परमाणु संतुलित करते हैं अगले चरण में। तो अगली सारणी में स्टेप नंबर 5 लिखते हैं Fe परमाणु के लिए। तो Fe परमाणु के लिए देखिए प्रारंभ में स्थिति क्या है, अभिकारकों में और उत्पादों में। तो देखिए प्रारंभ में यहाँ पर अभिकारकों में केवल एक परमाणु है, इसका तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर 1। उत्पादों में इसके कितने परमाणु हैं, 3। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन 3। एक परमाणु किस में है, Fe के अंतर्गत है। यहाँ पर 3 परमाणु किस में हैं, Fe3O4, Fe3O4 में है। तो क्या करना है, समझ गए होंगे आप कि हमें इस Fe का गुणा किसने से करना है, 3 से करना है। तो 1 गुणा 3 और वो किससे करना है, Fe के आगे लगाना है, जबकि ये अपने 3 ऑलरेडी रहेंगे पहले से ही Fe3O4। समीकरण लिखते हैं Fe प्लस H2O पहले से लगा कितना 4 बनता है Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए हमने 3 का गुणा किया किससे, Fe से। तो यहाँ पर हम Fe का कितना लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। समीकरण कैसे क्या है, 3Fe प्लस 4H2O बनता है Fe3O4 प्लस 4H2। क्या कार्य करते हैं अब, तीसरे स्टेप में हमने किया था O परमाणु को संतुलित, चौथे स्टेप में हमने संतुलित किया था H परमाणु को, और 5वें स्टेप में हम संतुलित करते हैं Fe परमाणु को। ये सब करने के पश्चात स्टेप नंबर 6 आता है। स्टेप नंबर 6 में हमारे लिए क्या करना है, स्टेप नंबर 6 में ये चौखानों को हमें हटा देना है और इन चौखानों को हटा करके समीकरण इस तरीके से लिखनी है, 3Fe प्लस 4H2O बनता है Fe3O4 प्लस 4H2, Fe3O4 प्लस 4H2।
इस तरीके से हमको समीकरण को लिखना है। समीकरण को लिखने के पश्चात हमें इसमें तत्वों के परमाणु की संख्या को आकलन करना है कि वास्तव में समीकरण हमारे संतुलित हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर Fe कितने परमाणु हैं 3, यहाँ पर Fe कितने परमाणु हैं 3, Fe बराबर है। आगे बात करते हैं H कितने परमाणु यहाँ पर 8, यहाँ पर H कितने परमाणु हैं 8, ये भी संतुलित है। O के यहाँ पर कितने हैं 4, O के यहाँ पर कितने 4, तो ये समीकरण हमारी संतुलित है। ये काम हमारे लिए करना है स्टेप नंबर 6 के अंतर्गत। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप पर चलते हैं। लास्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 7, चरण नंबर 7। चरण नंबर 7 में हमें क्या करना होता है, इसके अंतर्गत हमें उस समीकरण में जो भी अभिकारक तत्व, जो भी उत्पाद तत्व दे रखे होते हैं, उन अभिकारक तत्वों और उत्पाद तत्वों की भौतिक अवस्थाओं का निरूपण करना होता है। उनकी भौतिक अवस्थाओं का निरूपण करना होता है। अब निरूपण किस तरीके से करते हैं, देखिए 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से काम में ली जाती हैं। 3 भौतिक अवस्थाओं को मुख्य रूप से काम में लेते हैं। एक लेते हैं हम ठोस को, एक आती है द्रव अवस्था और एक आती है गैसीय अवस्था। ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं काम में आती हैं, लेकिन यहां पर एक चौथी अवस्था और काम में ली जाती है, इसे अपन कहते हैं जलीय अवस्था। जलीय अवस्था, ठोस, द्रव, गैस और जलीय अवस्था। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है, इसलिए इसको व्यक्त किया जाता है एस के द्वारा। द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहा जाता है, इसको इंग्लिश में एल से व्यक्त करते हैं। गैस को गैस ही लिखते हैं, इसलिए इसको व्यक्त करते हैं जी से। और जलीय अवस्था को लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस स्टेट, इसलिए इसको अपन लिखते हैं ए क्यू से। ठोस को एस के द्वारा व्यक्त करते हैं, द्रव को एल के द्वारा व्यक्त करते हैं, गैस को जी के द्वारा, और जलीय अवस्थाओं के जलीय विलयन जो होते हैं उनको हम ए क्यू के द्वारा दर्शाते हैं। बात ये आती है कि इस समीकरण में हमें किस तरीके से भौतिक अवस्थाएं दर्शानी है। देखिए Fe जो होता है ठोस होता है, इसे इसको अपन लिखते हैं एस के द्वारा, एस। 4H2O जल जो होता है लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, लेकिन यहां पर जो अभिक्रिया हो रही है Fe के साथ में वो जल की वाष्प के साथ में हो रही है, इसलिए हम इस जल को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, जी के द्वारा। यहां पर Fe3O4S है और H2 हाइड्रोजन क्या है, यहां पर गैस है। तो इस तरीके से हम जलीय अवस्थाओं का, जलीय अवस्था हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उनको SgL और AQ के द्वारा व्यक्त करते हैं। इनको उस तत्वों के परमाणु के नीचे तरफ कोष्टक में निर्धारित किया जाता है कि किस तत्व की कौन सी भौतिक अवस्था है। तो ये थी अपनी हिट और ट्रायल विधि। इस प्रकार से हिट और ट्रायल विधि के द्वारा हम रासायनिक समीकरणों को आसानी से संतुलित कर सकते हैं स्टेप्स 7 के अंतर्गत चल करके। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो अभिक्रिया 7 चरण के अंतर्गत ही संतुलित हो। कुछ समीकरणें इससे कम में या इससे ज़्यादा में भी संतुलित हो सकती हैं। ये निर्भर किस पर करता है, ये निर्भर इस चीज़ पर करता है कि उस समीकरण में कितने तत्वों को संतुलित किया जा रहा है। कुछ रासायनिक जो समीकरण होती हैं एक निश्चित ताप और दाब पर संपन्न होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं, कुछ उत्प्रेरक या कैटलिस्ट जो होते हैं उनकी उपस्थिति में संपन्न होती हैं। जो अभिक्रियाएं कुछ ताप और दाब के मध्य संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं में जो ताप या दाब काम में लिया जाता है, उस ताप या दाब को उन रासायनिक समीकरणों में जो तीर का निशान होता है, उस तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं समीकरण लिख रहा हूं यहां पर CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2 बनता है CH3OH, मेथनॉल। ये जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया एक निश्चित दाब पर संपन्न होती है, और यहाँ पर जो दाब काम में आता है वो आता है 340 ATM दाब। 340 ATM दाब पर अभिक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इस दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है।
जैसे वनस्पति तेल जो होते हैं, इन वनस्पति तेलों से वनस्पति घी प्राप्त किया जाता है, जिसमें भी निकिल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो उसको भी उत्प्रेरक को भी तीर निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो ये थी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। इसके बाद जो बात आती है मुख्य रूप से वो आती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभिक्रियाओं को लेते हैं। देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में सबसे पहले अभिक्रिया आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरी आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। थर्ड आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी आती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। छठवीं आती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। सेवेंथ आती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और आठवीं आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन 8 रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन इस पाठ में अध्ययन करेंगे। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। इन ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो अभिक्रियाएं हैं, इनका आपके सिलेबस में कहीं अलग से वर्णन नहीं किया गया है। इन अभिक्रियाओं को, इन्हीं अभिक्रियाओं बीच बीच में आपके लिए बता दिया गया है। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा इनका अलग से। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर अध्ययन करते हैं संयोजन अभिक्रिया का। चलिए दोस्तों, नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, संयोजन मीन्स होता है जुड़ना। संयोजन मीन्स क्या होता है? जुड़ना। मान लीजिए कोई भी 2 तत्व हमारे पास हैं, एक तो है ए और एक है बी, दोनों मिलकर बनाते हैं ए बी। 2 तत्व हैं ए और बी, या 2 अभिकारक हैं ए और बी, दोनों मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं ए बी। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हैं और जुड़कर के दोनों ने एक तत्व का, एक यौगिक का निर्माण किया है। परिभाषा क्या होती है संयोजन अभिक्रिया की? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, देखिए 2 तत्व हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा सुने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर अभिक्रिया करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। पीछे तरफ केवल एक ही उत्पाद बनेगा, एक से दूसरा नहीं बनेगा, एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो इसमें एक प्रयोग आता है कि हम एक बीकर लेते हैं इस तरीके से, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंतर्गत कुछ मात्रा में बिना भुजा हुआ चूना या CaO जिसको अपन कहते हैं, नाम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का चूर्ण, कैल्शियम ऑक्साइड का चूर्ण डालते हैं और इसमें जल भर देते हैं।
कैल्शियम ऑक्साइड का चूर्ण लिया और चूर्ण लेकर इसमें क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के चूर्ण और जल के मिलने के पश्चात हम इस बीकर के बाहर की सतह पर हाथ लगा करके अनुभव करते हैं, तो हम पाते हैं कि इस बीकर के बाहर की जो सतह होती है, ये बीकर के बाहर की सतह में गर्म महसूस होती है। गर्म महसूस क्यों होती है? क्योंकि जब CaOH2O के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के उपरांत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। पढ़ कौन सी रहे हैं अपन? संयोजन अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था कि साथ साथ मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी भी। तो यहाँ पर जब इन दोनों की परस्पर अभिक्रिया होती है तो देखिए अभिक्रिया कैसे होती है वो भी देख लीजिए आप। CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड डाला हमने, क्या मिलाया इसमें? जल मिलाया। जल मिलाने के पश्चात क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना भी इसको अपन कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तो ये ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण हमें बीकर की सतह गर्म महसूस होती है। इसलिए ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। संयोजन अभिक्रिया के और उदाहरण की हम बात करते हैं तो देखिए और उदाहरण देखते हैं। H2 प्लस O2 बनता है H2O, C प्लस O2 बनता है CO2, H2 प्लस Cl2 बनता है HCl। ये सारी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। और देख लेते हैं जैसे सल्फर का दहन है। सल्फर के दहन की रासायनिक समीकरण होती है S प्लस O2 बनता है SO2। देखिए ये सारी समीकरणों में देखिए पीछे तरफ केवल एक ही उत्पाद बन रहा है सभी में, और जिन सभी में एक उत्पाद पीछे तरफ बनता है वो सभी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करें और केवल एक उत्पाद का निर्माण करें तो वे अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। समीकरण ये देखना है संतुलित है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर H कितने परमाणु हैं? 2। यहाँ पर H कितने परमाणु हैं? 2 बराबर है। O के यहाँ पर 2 हैं, O के यहाँ पर कितना है? 1। तो क्या करते हैं, इस H2O का कितना लगाते हैं हम? 2 लगाते हैं। देखिए O के यहाँ पर 2 हो गए, O के यहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन H के यहाँ पर कितने हो गए अब? 4, 2 दूनी 4, जबकि H के यहाँ पर कितने? केवल 2। तो इसलिए यहाँ पर हम H2 का कितना लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। तो अब H2 के आगे यहाँ पर कितने हो गए? इसके 2 दूनी 4, इसके 2 दूनी 4, यहाँ पर O के 2 और यहाँ पर भी O कितने हो गए? 2। अब समीकरण हमारा संतुलित है। आगे देखते हैं यहाँ पर C के 1, यहाँ पर C का 1 बराबर है, O के यहाँ पर 2, O के यहाँ पर 2, ये भी बराबर है। चलिए समीकरण संतुलित है। आगे बात करते हैं H के यहाँ पर 2, H के यहाँ पर 1, क्या करते हैं? इसके आगे 2 लगा देते हैं। H के यहाँ पर 2 और H के यहाँ पर कितने हो गए? अब 2 हो गए। Cl के यहाँ पर 2 और Cl के यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। ऐसा नहीं समझें कि Cl के सर जी यहाँ पर 1 ही है, कुछ नहीं लग रहा है इसके पीछे, लेकिन आप ध्यान रखें इसके आगे कितना लग रहा है? 2। तो Cl के कितने होंगे? यहाँ पर 2 होंगे। आगे बात करते हैं Ca के यहाँ पर 1, Ca का यहाँ पर भी 1, O के यहाँ पर कितने हैं? 2, 1 और 1 2, यहाँ पर O कितने हैं? 2, ट्वाइस लगा हुआ है। H के 2, H के यहाँ पर कितने हैं? 2। तो ये समीकरण भी संतुलित है। इसको देखते हैं S के यहाँ पर 1, S का यहाँ पर भी 1 है, O के यहाँ पर 2, O के यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी समीकरण हमारा कैसा है? संतुलित है। तो ये आपकी सभी समझ संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। आपके ध्यान रखना है आपको। यदि पीछे को आपके लिए केवल एक परमाणु, एक तत्व पीछे तरफ मिलता है, एक यौगिक आपको पीछे तरफ मिलता है, एक उत्पाद आपको पीछे तरफ मिलता है, तो वह अभिक्रिया कैसी होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी आपकी। एक यहाँ पर प्रश्न आता है, जो समीकरण हमने अभी पढ़ी थी आपकी, CaO प्लस H2 बनता है CaOH का होल ट्वाइस। प्रश्न ये आता है पेपर में कि क्या कारण है कि मकानों की सफेदी करने के कुछ दिन पश्चात, 2 या 3 दिन पश्चात, मकानों पर चमक आ जाती है। हम मकानों पर पुताई करते हैं, सफेदी करते हैं,
सफ़ेदी करने के लगभग 2 या 3 दिन पश्चात उस मकान पर अच्छी चमक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जो सफ़ेदी करते हैं वो करते हैं अपन CaO में जल मिलाते हैं और जल मिलाकर क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। इसकी अपन क्या कर रहे हैं, पुताई कर रहे हैं। जब हम इसकी पुताई कर देते हैं तो पुताई करने के पश्चात यह जो चूने का पानी जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और प्लस में जो जल होता है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही हमारी मकानों पर क्या आती है, चमक आती है। और यह क्रिया बहुत धीमी गति से होती है, 2 या 3 दिन ऊपर चुकती है, जब जाकर हमारे मकान पर अच्छी चमक आती है। तो इसको आप ध्यान रखें। एक प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा जाता है? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा जाता है? अब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? देखिए, हम अपनी श्वसन के अंतर्गत कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। इस ऑक्सीजन गैस को श्वसन करने के साथ साथ ये ऑक्सीजन गैस हमारे भोजन के ऑक्सीकरण में भी सहायक होती है। हम जो भोजन करते हैं, अनाज खाते हैं, फल खाते हैं या अन्य जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं, उन सभी चीज़ों में कौन सी चीज़ पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अभिक्रिया किस प्रकार से होती है श्वसन की? देखिए, C6H12O6 प्लस O2, C6H12O6 प्लस O2, और O2 के यहाँ पर कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 बनता है 6CO2 प्लस 6H2, और प्लस में हमारे लिए प्राप्त होती है ऊर्जा। ध्यान सुने, जो भी हम भोजन करते हैं वह भोजन हम कार्बोहाइड्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु होते हैं। इन जटिल अणुओं को ऑक्सीकरण के माध्यम से सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। सरल अणुओं में तोड़ने के पश्चात देखिए, ग्लूकोज है जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सूत्र है C6H12O6। इसका अंदर जाकर के शरीर में ऑक्सीकरण होता है। 6 ऑक्सीजन के अणु काम में आते हैं। ये 6 ऑक्सीजन के अणु काम आने के पश्चात इस ग्लूकोज का अपघटन करते हैं। अपघटन करने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है, और प्लस में मुख्य रूप से हमारे लिए क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, ये श्वसन की जो क्रिया है, इस क्रिया में या भोजन के ऑक्सीजन की क्रिया में कौन निर्मुक्त हो रही है? ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है। इसीलिए इस श्वसन की अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। मुख्य रूप से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। दैट्स क्लियर। क्लियर हो जाना चाहिए आपके यहाँ पर कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। श्वसन वाली ये अपक्रिया को हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि C6H12O6 प्लस 6O2 बनता है 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी। एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण हम यहाँ पर और ले रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का दहन। जैसे कि CH4 मीथेन गैस। मीथेन गैस जो होती है इसका दहन कराते हैं, तो दहन कराने पर 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का दहन कराया जाता है तो हाइड्रोकार्बन के दहन के फलस्वरूप 2 चीज़ें मुख्य रूप से बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, और प्लस में हमारे लिए क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये भी अपक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। ध्यान रखें, जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा को प्लस लगा कर लिखा जाता है वे अपक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती हैं। और जिनमें इस एनर्जी के ऊर्जा को माइनस लगा कर लिखा जाता है वे अपक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं। तो ये थी आपकी संयोजन अपक्रिया, और संयोजन अपक्रिया के साथ साथ मैंने आपके यहाँ पर क्लियर की कौन सी अपक्रिया? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को भी यहाँ पर क्लियर किया। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा हिट एंड ट्रायल विधि, संयोजन अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे मिलेंगे आपके लिए। तब तक धन्यवाद।